गरीब चूड़ी वाली। स्नेहलता बहुत ही समझदार, सुलझी और मेहनती लड़की थी। उसके पिता जगदीश और उसकी मां कमला को उस पर बहुत नाज था। जगदीश एक मणियार था और वो चूड़ियां बनाने का काम करता था, और स्नेहलता अपने पिता से ये काम बहुत दिल लगाकर सीखा करती थी। स्नेहलता, बेटा तू ये चूड़ियों का काम मत किया कर। देख तो तेरे हाथ कितने सख्त हो गए हैं। ये सब मुझे अच्छा लगता है पिताजी। देखो ना, कितने रंगों को कांच में मिलाकर कितना सुंदर चूड़ियों का जोड़ा तैयार होता है। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सच कही। ये रंग बिरंगी चूड़ियां बनाने के बाद मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। पिताजी, मैं भी चूड़ियां बनाकर बेचा करूंगी। बेटी, ये चूड़ियां तो बनाना सीख ले, लेकिन बेचने वाली बात मत बोल। मैं तेरी शादी ऐसे घर में करूंगा जहां तुझे ये सब नहीं करना पड़े। इसी तरह दिन निकलते हैं और स्नेहलता की उम्र शादी के लायक हो जाती है। एक दिन जगदीश के बचपन का दोस्त नथुलाल उसकी दुकान पर आता है। वो भी पेशे से मणियार होता है। अरे भाई जगदीश, कैसे हो? कैसा चल रहा है काम धंधा? अरे नथुलाल, कितने दिनों बाद आया है तू। यहाँ तो सब ठीक है। तू बता, तेरे परिवार में तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, सब बढ़िया है। चूड़ियां लेने आया था। सोचा इस बार तेरे यहाँ से चूड़ियां लेकर जाता हूँ। बहुत लोगों से तारीफ सुनी है तेरी चूड़ियों की। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी जगदीश अपनी बेटी को बोलता है कि अंकल के लिए चाय पानी लेकर आओ। स्नेहलता चाय पानी लेकर आती है। नमस्ते अंकल। नमस्ते स्नेहलता बेटा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। आखिरी बार जब देखा था तो छोटी सी यहीं इधर उधर घूमती रहती थी। तभी स्नेहलता की मां कमला भी वहां आ जाती है। अरे नथु भैया, आप बहुत दिनों बाद आना हुआ। हाँ भाभी, काफी समय बाद आया हूँ। आज चूड़ियां लेनी थी तो जगदीश के पास चूड़ियां लेने आया हूँ। नथुलाल वहां से काफी सारी चूड़ियां लेकर चला जाता है। रास्ते में उसे ख्याल आता है कि स्नेहलता बहुत अच्छी लड़की है। क्यों ना अपने बेटे रवि की शादी इससे करा दूं। इससे मेरा बेटा भी सुधर जाएगा। नथुलाल का बेटा रवि वैसे तो अपने पिताजी के साथ दुकान पर काम करता था, लेकिन उसका मन कभी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा सपने देखता था कि कहीं से बहुत बड़ा खजाना मिल जाए और वो मजे की जिंदगी जिए। नाथूलाल कई बार उसको ये बात समझा चुका था, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। और स्नेहलता को देखकर नाथूलाल को लगा कि अगर इसकी शादी रवि से हो जाएगी तो रवि सुधर जाएगा। यही सोचकर वो अगली बार जगदीश के पास जाता है। भाई जगदीश, देखो इस बार मैं तुमसे कोई चूड़ियां वूड़ियां लेने नहीं आया हूँ। तो फिर क्या हुआ भाई नत्थू? क्या कहना चाहते हो? मुझे तुम्हारी बेटी स्नेहलता बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बेटे रवि के लिए उसका हाथ मांगने आया हूं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा बेटा क्या करता है? वो मेरे साथ दुकान पर ही बैठता है। और तुझे मेरे काम धंधे का तो पता ही है। अब बता, क्या तू स्नेहलता का हाथ मेरे बेटे रवि के लिए देगा? रुको, मैं पहले कमला से पूछ लेता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमला भी ये सुनने के बाद स्नेहलता का हाथ रवि को देने के लिए तैयार हो जाती है। धूमधाम से रवि और स्नेहलता की शादी हो जाती है। पर शादी के कुछ दिन बाद ही स्नेहलता को एहसास होता है कि रवि बहुत आलसी है। पिताजी रोज सुबह टाइम से जाकर दुकान खोल लेते हैं। आप इतनी देर तक घर पर रहते हो, ये सब अच्छा नहीं लगता। आप भी पिताजी के साथ टाइम से दुकान पर पहुंच जाया करो। मुझे मेरा काम समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं। जब आप जानते हैं तो फिर जाकर पिताजी का हाथ क्यों नहीं बटाते? तुम्हारा काम घर संभालना है, तो तुम अपने काम पर ध्यान दो। इसी तरह 4 साल निकल जाते हैं। स्नेहलता 2 बच्चों की मां बन जाती है, पर रवि के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दिन स्नेहलता के ससुर नथुलाल को दिल का दौरा पड़ता है और वो गुजर जाते हैं।
एक दो दिन बाद रवि दुकान पर जाना शुरू करता है। स्नेहलता को लगता है कि अब रवि सुधर जाएगा। स्नेहलता, मैं दुकान पर जा रहा हूं। ये लीजिए खाने का टिफिन और दिल लगाकर काम कीजिएगा। काम तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे आपके भी हैं। मैं तो ये सब चाहता ही नहीं था। पिताजी को ही पड़ी थी मेरी शादी करवाने की। ये सुनकर स्नेहलता को बहुत बुरा लगता है। स्नेहलता के दोनों बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं थी। उसे लगा जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे रवि अपनी जिम्मेदारियां समझ लेगा। 6 महीने जैसे तैसे कटते हैं। नंदू का जन्मदिन आ जाता है। सुनो रवि, नंदू का जन्मदिन है परसों और मैं चाहती हूँ कि मम्मी पापा को भी बुला लो। तुम्हारा दिल जिसको चाहे उसे बुलाओ, मुझे क्यों सुना रही हो? क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ। तुम्हें जो करना है करो। स्नेहलता नंदू के जन्मदिन वाले दिन सुबह जल्दी उठती है। वो देखती है कि रवि घर पर नहीं है। उसे लगा कि वो बाहर गया होगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। दोपहर तक स्नेहलता के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर स्नेहलता और बच्चे खुश होते हैं। क्या हुआ बेटा, ये रवि कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। बेटे के जन्मदिन पर वो घर पर नहीं है। क्या दुकान पर है? नहीं माँ, आज वो दुकान पर भी नहीं गए। मैं 2 बारी सुबह से दुकान पर हुई हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। ये तो बहुत ही लापरवाही की बात है। काफी इंतजार करने के बाद भी रवि घर नहीं आता। स्नेहलता के मम्मी पापा भी चले जाते हैं। अगले दिन सुबह स्नेहलता को एक खत मिलता है। मैं रवि तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, इसलिए दुकान पर रखा हुआ जितना भी पैसा था और बैंक में जो पैसा था मैं लेकर जा रहा हूं, और ये 10,000 रुपए तुम्हारे लिए। ये पढ़कर स्नेहलता होश खो बैठती है और रोने लगती है। उसके माता पिता उसे वापस घर बुलाते हैं, पर वो जाने से इनकार कर देती है। 1 महीना जैसे जैसे कटता है और वो पैसे भी खत्म होने लग जाते हैं। अब स्नेहलता के सामने अपने और अपने बच्चों की परवरिश का मुद्दा खड़ा हो जाता है। तभी स्नेहलता फैसला करती है कि वो इस तरह गरीबी की जिंदगी नहीं जिएगी। उसके हाथों में हुनर है और वो अब चूड़ियां बनाने और बेचने का काम करेगी। स्नेहलता चूड़ियां बनाना शुरू कर देती है और फेरी लगाकर बेचना शुरू कर देती है। दोनों बच्चों को भी वो अपने साथ रखती है। धीरे धीरे उसकी चूड़ियां लोगों को पसंद आने लगी। एक बार वो एक मोहल्ले में चूड़ियां बेच रही थी कि कुछ औरतें उससे चूड़ियां लेने लगती हैं। ये हरी चूड़ियां तो दिखाना, बहुत प्यारी लग रही है। और मुझे वो लाल नगों वाली चूड़ियां दिखाना। ये लीजिए, ये हरी वाली देखें, और इसमें आपको और भी रंग मिल जाएंगे। और ये लाल रंग वाली चूड़ियां, इसमें भी आपको कई तरह की चूड़ियां मिल जाएंगी। बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, कहाँ से लाती हो? ये सब चूड़ियां मैंने खुद बनाई है। ये तो बहुत ही सुंदर चूड़ियां हैं। ऐसा करो तो मुझे ये हरी वाली, लाल वाली और वो पीली चूड़ियां 2-2 दर्जन कर दो। स्नेहलता कागज लेकर उसमें चूड़ियां पैक करने लगती है। तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है। वो स्नेहलता की चूड़ियां देखता है और वहीं रुक जाता है। ये चूड़ियों की डिजाइन तो बहुत ही सुंदर है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये चूड़ियां कहाँ से लाती हो? ये सब चूड़ियां मैंने खुद बनाई हैं। ये सचमुच बहुत ही सुंदर है। मैं एक मणियार हूँ और शहर में मेरी चूड़ियों की दुकान है। मैं तुमसे ये चूड़ियां खरीदना चाहता हूँ। हाँ हाँ बाबूजी, बताइए कितनी पैक कर दूं? तुम समझी नहीं बहन जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये सारी चूड़ियां खरीदना चाहता हूँ। आप ये सारी चूड़ियां ले लेंगे? मैं ये सारी चूड़ियां भी लूंगा और तुम्हें कुछ चूड़ियों के ऑर्डर भी देता हूँ। तुम कहाँ रहती हो मुझे बताओ। यही दूसरे गांव में रहती हूँ। अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं और तुम इस तरह इन्हें अपने साथ लेकर क्यों घूम रही हो? ये मेरे ही बच्चे हैं। उनकी देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं है, इसलिए अपने साथ लेकर चूड़ियां बेचने निकल जाती हूँ। ओहो, सुनकर दुख हुआ। मेरी बात मानो बहन, तुम ये सारी चूड़ियां मुझे भेज दो और मैं तुम्हें चूड़ियों के ऑर्डर दूंगा। तुम घर में बैठकर ही चूड़ियां बनाना और बेचना। इतने छोटे बच्चों को लेकर कहां मारी मारी फिरोगी? और फिर वो आदमी जिसका नाम किशनलाल होता है सारी चूड़ियां खरीद लेता है और अगली चूड़ियों का ऑर्डर भी दे देता है। अब स्नेहलता चूड़ियां बनाती और घर से ही बेचती। इस तरह वो दोनों बच्चों का ध्यान भी रखती और देखते ही देखते कई साल निकल जाते हैं। स्नेहलता की मेहनत रंग लाती है।
वो अब ठीक ठाक कमा लेती थी, जिससे वो अपने और अपने बच्चों का गुजारा करती। माँ आज खाने में कुछ अच्छा बनाओ ना। बता मेरी बिटिया को क्या खाना है। माँ आज खीर पूरी बनाओ ना। मुझे भी खीर पूरी खानी है। ठीक है, आज मैं अपने बच्चों के लिए खीर पूरी बनाती हूँ। स्नेहलता खीर पूरी बनाने लगती है। पूरी बनाते बनाते वो सोचती है कि कितने साल निकल गए। आज बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ सालों बाद और बड़े हो जाएंगे और कामयाब बन जाएंगे। बहुत मेहनत लगी है मुझे यहां तक आने में। इस मेहनत को मैं जाया नहीं जाने दूंगी। मैं और मेहनत करूंगी और अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दूंगी। स्नेहलता फिर बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। इस तरह कई महीने और निकल जाते हैं। एक दिन स्नेहलता सुबह घर का काम कर रही होती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गोपी बेटा, जरा दरवाजा तो खोलना, देखो कौन आया है। ठीक है मम्मी। मम्मी कोई अंकल आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। कौन आया है? और दरवाजे पर रवि को खड़ा देखकर चौंक जाती है। कैसी हो स्नेहलता? देखो मैं वापस लौट आया हूं। अब मैं तुम्हें और बच्चों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। रवि, वहीं रुक जाओ जहां तुम खड़े हो। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। किन बच्चों के साथ रहने की बात कर रहे हो जो तुम्हें जानते तक भी नहीं है? मुझे माफ कर दो स्नेहलता, मैं उस टाइम समझ नहीं पाया। मुझे अपनी जिम्मेदारियां बोझ लगती थी। रवि, तुम्हें उस टाइम क्या लगता था क्या नहीं लगता था मुझे नहीं पता, लेकिन आज इतने सालों बाद जब मैं अपने आप को और अपने बच्चों को संभाल चुकी हूं तो मुझे नहीं लगता अब हम तीनों को तुम्हारी जरूरत है। ऐसा न कहो, मैं तुम लोगों को अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। रवि, मैंने कहा ना कि अब हम लोगों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और रही बात भरोसा करने की, तो मेरी बात सुनो। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो दूसरी बारी भी जरूर देगा, इसलिए अब तुम यहां से चले जाओ। और ये कहकर स्नेहलता दरवाजा बंद कर देती है। मां, कौन है ये? कोई नहीं थी बेटी, मुसाफिर था, रास्ता भूल गया था। चलो तुम भैया के साथ खेलो, मुझे चूड़ियां बनानी है। अब आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वो सब बाद में, पहले ये बता कि तूने वो गेहूं तो चबा लिए थे ना, जो मैं स्वामी जी से मंत्र पढ़वा कर लाया था। हाँ हाँ। बस स्वामी जी की कृपा रहे और जल्दी से मेरा बेटा इस दुनिया में आ जाए। और अगर बेटी हुई तो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने स्वामी से कहकर खास मंत्र इसीलिए तो पढ़वाया था, ताकि मेरे घर बेटा ही पैदा हो, चाहे जो हो जाए। बेटी नहीं होनी चाहिए, बस। ऐसा क्यों कह रहे हो जी? बेटियां भी तो कितनी प्यारी होती हैं। क्या खाक प्यारी होती हैं, बोझ होती हैं, बोझ। देख ले, अपने पड़ोसी शांताराम को ही देख ले। 3 बेटियां हैं उसकी, अब रो रहा है। आज भी मिला था, बड़ी बेटी की शादी के लिए कुछ मदद मांग रहा था। मैंने तो मना कर दिया, लेकिन बड़ा तरस आया उस बेचारे पर। अरे इतनी बेटियों की जगह अगर एक बेटा होता तो जिंदगी संवर जाती उसकी। कमा कर लाता, साथ में शादी में दान दहेज लेकर आता, सो अलग। ऐसा मत कहिए, इस दुनिया में हर बेटी अपना नसीब अपने साथ लेकर आती है। शांताराम भैया ने अगर अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया होता तो वो भी तो उनकी मदद कर सकती थी, फिर उन्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। चुप कर। बेटियों को घर से बाहर भेजना मतलब अपनी इज्जत खुद नीलाम करने के बराबर है। बहुत बवाल है। इसीलिए मुझे तो बेटी चाहिए ही नहीं, बेटा ही चाहिए, समझी? इतना कहकर विष्णु वहां से चला जाता है। इसके बाद सरोज हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, दया करना, मेरी गोद में बेटी को मत भेजना, वरना उसकी जिंदगी बदतर हो जाएगी इस घर में। सरोज की सोच अपने पति विष्णु से काफी अलग थी, लेकिन फिर भी वो अपने लिए भगवान से एक बेटा ही मांग रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसे बेटी पैदा हुई तो विष्णु उसे कभी नहीं अपनाएगा। शादी के पूरे 5 सालों के बाद सरोज मां बनने वाली थी। विष्णु मधुमक्खी पालन का काम करता था। शहद बेचकर उसकी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी, इसीलिए उसे अपने लिए बेटा चाहिए था, ताकि वो बड़ा होकर कमाने में उसकी मदद कर सके। लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। सरोज ने एक बेटी को जन्म दिया।
ये खबर सुनने के बाद विष्णु का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ये क्या जन दिया तूने? कहा था तुझसे कि बेटा चाहिए, बार बार कहा था। सच बता मुझे, तूने स्वामी जी के दिए वो गेहूं खाए भी थे या नहीं? मैंने वो सब किया था जो आपने कहा था, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती जी। आप गुस्सा थूक दीजिए, एक बार अपनी बच्ची का चेहरा तो देखिए, देखिए कितनी प्यारी है ये। विष्णु अपनी बच्ची को देखे बिना ही कमरे से चला जाता है। सरोज को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ना मेरी बच्ची, ऐसे रोते नहीं। तू देखना, एक दिन तेरे बाबा तुझे बहुत प्यार करेंगे। मुझे विश्वास है कि तेरे नसीब से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सरोज ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने बड़े ही प्यार से अपनी बच्ची का नाम रिंकी रखा और उसे अकेले ही संभालने लगी। वक्त बीता, लेकिन विष्णु टस से मस नहीं हुआ। उसने कभी भी अपनी बच्ची की तरफ प्यार से नहीं देखा, बल्कि वो तो उसे अपने घर में भी नहीं रखना चाहता था। हाँ काकी, ले जाओ इसे, अपने साथ रखो, तुम्हारी सेवा पानी कर दिया करेगी। बदले में तुम इसे खिला पिला देना। नहीं नहीं बाबा, मुझे कहीं मत भेजो। मैं आपकी और माँ के साथ रहना चाहती हूँ। तेरे चाहने से क्या होता है? इस घर में वही होता है जो मैं चाहता हूं। ए सरोज, जो भी सामान है इसका बांध दे, कल जाएगी ये काकी के साथ। सरोज भी विष्णु को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विष्णु तो फैसला कर चुका था। उसे हर हालत में रिंकी से छुटकारा चाहिए था। उसने कभी रिंकी को अपनी औलाद की तरह नहीं देखा। वो तो बस उसके लिए एक बोझ थी। अगले दिन जब विष्णु की काकी जाने लगी तो रिंकी ठीक उसी वक्त घर से गायब हो गई। रिंकी का काफी इंतजार हुआ, फिर हार मानकर विष्णु की काकी रिंकी को बिना लिए ही वहां से चली गई। रिंकी घर के पीछे ही छिपकर बैठी थी। उसने जब काकी को जाते देखा तो चुपचाप बाहर निकली, लेकिन इस सब में गलती से वो उस बॉक्स से टकरा गई जिसमें काफी सारी मधुमक्खियां थी। वो बॉक्स जमीन पर गिर गया और सारी मधुमक्खियां इधर उधर उड़ने लगी। ये देखकर रिंकी बहुत घबरा गई। अरे नहीं, अब तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे। क्या करूं? अभी घर जाना ठीक नहीं रहेगा। ये सोचकर रिंकी चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। वो देखती है कि सारी मधुमक्खियां एक खास दिशा में उड़ रही थी। रिंकी को जब कुछ नहीं सूझा तो वो उन्हीं मधुमक्खियों के पीछे चल दी। दूसरी तरफ जब विष्णु ने मधुमक्खियों के बॉक्स को गिरा हुआ और मधुमक्खियों को वहां से गायब देखा तो गुस्से में चिल्लाने लगा। देख ले सरोज, तेरी उस मनहूस औलाद ने क्या किया? सब बर्बाद कर दिया, पूरा बॉक्स गिरा दिया, सारा शहद जमीन पर फैल गया। कहां है वो? सामने लेकर आ मेरे, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, माफ कर दीजिए, बच्ची है वो, गलती हो गई उससे। गलती तो मुझसे हुई है। पैदा होते ही गला घोंट देना चाहिए था मुझे उसका, तो आज ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अब क्या होगा, क्या बेचूंगा? पहले से ही हालत खस्ता थी, अब ये नुकसान भी कर दिया। विष्णु रिंकी को हर तरफ ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। मधुमक्खियों के पीछे चलते हुए वो तो घने जंगल में पहुंच चुकी थी। उसे मधुमक्खियों के पीछे जाना अच्छा लग रहा था। उसे होश ही नहीं था। फिर अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिरते गिरते बची। अरे ये मैं कहाँ आ गई? रिंकी घने जंगल में बनी एक गुफा में थी और अपने घर से बहुत दूर। उसे डर लग रहा था। वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी नजर गुफा की दीवारों पर पड़ी, जिस पर मधुमक्खियों के खूब सारे और काफी बड़े बड़े छत्ते लगे हुए थे। अरे, इतने सारे मधुमक्खियों के छत्ते, वो भी इतने बड़े बड़े, इनमें तो बहुत सारा शहद होगा। मुझे बाबा को इनके बारे में बताना चाहिए। ये सोचकर रिंकी वापस अपने घर की तरफ चल देती है। वो कुछ दूर ही पहुंची थी कि तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो पति पत्नी थे, साथ में उनका बेटा भी उनके साथ था। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? हाँ बेटा, हम लोग रास्ता भटक गए हैं। गलत टर्न ले लिया और यहाँ इस जंगल में आ पहुंचे। अच्छा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से हाईवे का रास्ता जानती हूँ, चलिए मेरे साथ। रिंकी उन लोगों की मदद करती है और उन्हें हाईवे तक पहुंचा देती है और फिर
शुक्रिया बेटा, आज तुम न मिलती तो पता नहीं क्या होता। वैसे तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? तुम्हारा घर कहाँ है? वो रहा मेरा घर, वो सामने। अच्छा, तो चलो, यहाँ तक आ ही गए हैं तो तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा कर आते हैं हम। इस बहाने तुम्हारे माता पिता से भी मुलाकात हो जाएगी। मालिनी और किशोर रिंकी के साथ उसके घर जाते हैं, जहां विष्णु पहले से ही गुस्से में बैठा था। वो रिंकी को देखते ही एक मोटा सा डंडा अपने हाथ में उठा लेता है और गुस्से से रिंकी की तरफ बढ़ने लगता है। आ गई तू, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो काम मुझे बहुत साल पहले करना चाहिए था वो आज करूंगा मैं। विष्णु उस मोटे डंडे को रिंकी के सिर पर मारने ही वाला था कि उससे पहले ही किशोर उसे रोक लेता है और विष्णु से डंडा छीनकर उसे दूर फेंक देता है। क्या कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अपनी बच्ची के साथ ऐसा कौन करता है? तुम लोग कौन हो और मुझे इसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं तय करूंगा, तुम लोग नहीं। नहीं, तुम भले ही इसके बाप हो, लेकिन फिर भी तुम इसे इस तरह से नहीं मार सकते, समझे? रुको तुम, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, अब वही तुम्हें समझाएगी कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। मालिनी अपने फोन पर पुलिस का नंबर डायल करती, उससे पहले ही रिंकी ने उसे रोक लिया और रोते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए आंटी, ये मेरे बाबा है, इन्हें पुलिस को मत दीजिए, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। देखा तुमने, तुम्हारा खून होने के बाद भी कितना फर्क है इसमें और तुम में। रिंकी, तुम्हें इस आदमी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना लूंगी, तुम मेरे साथ मेरी बेटी बनकर रहना। नहीं आंटी, मैं अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप बहुत अच्छी आंटी, लेकिन फिर भी मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने बाबा की मदद करनी है। बाबा, मैंने जंगल में एक बड़ी सी गुफा देखी है जिसमें बहुत सारे मधुमक्खियों के छत्ते हैं, वहां इतना शहद है कि हम उसे बेचकर खूब पैसे कमा सकते हैं, फिर हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बाबा चलिए, मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ। रिंकी की मासूमियत देखकर वहां हर कोई हैरान था, इस बार खुद विष्णु भी। जिस बेटी को वो कुछ देर पहले जान से मारना चाहता था, वो एक बेटा बनकर उसका प्यार पाने के लिए हर पल कोशिश कर रही थी। विष्णु और सरोज रिंकी के साथ उस गुफा में गए। वहां का नजारा देखकर विष्णु की आंखों से आंसू बहने लगे। तूने सही कहा था सरोज, मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है, वो तो बड़ी नसीब वाली है, तभी तो शहद का ये भंडार इसे मिला। काश ये सब मैं पहले समझ पाता। इतना कहकर विष्णु ने पहली बार रिंकी को अपने गले से लगा लिया। रिंकी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा खुश सरोज थी। आखिरकार रिंकी के नसीब के साथ साथ उसके भरोसे की भी तो जीत हुई थी। Please subscribe this channel.